वरुण मिश्रा जी से। वरुण जी, सड़कों पर लगातार बेरोजगार जो युवक हैं, जो नौजवान हैं, वो सड़कों पर उतरा है। 69,000 जो रिक्त भर्तियां थी उस पर भी कहीं ना कहीं काफी बवाल हुआ। उसके बाद भी अभी तक कई शक शुबाएं युवाओं को अपने भविष्य पर हैं। क्या सरकार कारगर रही है अभी तक? देखिए, रोजगार के मामले पर जब से देश में 2014 के बाद से हिंदुस्तान में बेरोजगारी की बाढ़ आ गई। ये हम यहाँ पर चैनल में बैठ करके नहीं, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। सन 2014 में जो बेरोजगारी दर 2 से 3% रहती थी, वो आज बढ़ के 7.25% पे आ गई। और इसका अगर सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि बात हम लोग यहाँ पे बेरोजगारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा श्रेय इसका जाता है तो हिंदुस्तान की जो दिल्ली में बैठी सरकार है उसके ऊपर इसका श्रेय सबसे ज्यादा जाता है कि आज हम समस्या इससे नहीं कि हम रोजगार ढूंढ रहे हैं, आज समस्या ये है कि जो रोजगार कर रहे हैं वो अपने रोजगारों से जा रहे हैं, उनके पास अपने रोजगार कम हो रहे हैं। जो व्यक्ति रोजगार कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, वो रोजगार तो नए सरकार तलाशने की बजाय कि जो रोजगार लोग कर रहे थे, जो 2 जून की रोटी अपनी खा रहे थे रोजगार करके, व्यापार करके, नौकरी करके, आज उनकी उन नौकरियों से उनको हाथ धोना पड़ रहा है। ये स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि सरकार की जो नीतियां थी, जो ये 1991 के बाद जब हिंदुस्तान में उदारीकरण लाया गया, उसके बाद एकदम से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दौड़ पड़ी। हम सबसे आगे पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में आगे हम दौड़ रहे थे। बेरोजगारी दर हमारी दिन पे दिन घटती जा रही थी देश की आजादी के बाद की जो स्थितियां थी, मगर जितनी तेजी से 2014 के बाद उसके अगर सबसे बड़े कोई डिसीजन 2 देखे जाएंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। आज कौशल विकास की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, एक हिंदुस्तान के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। वो उनके अंदर भावनाएं जागी कि हम कौशल विकास में कौशल सीखने गए, वहां पर उन्होंने वहां पर अपना उन्होंने सीखा, स्किल डेवलपमेंट किया, मगर जब वो वहां से निकले उनको सर्टिफिकेट मिल गया। आज भी वैसा लाखों युवा, हजारों युवा जिसने प्राइवेट सेंटरों में जाकर, क्योंकि सरकार का कौशल विकास भी एक अपने आप में मजाक हो गया अनुराग जी। उसका सबसे बड़ा मजाक कि आप कानपुर मान लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र में कानपुर का उदाहरण ले रहा हूं, मैं कानपुर का रहने वाला हूं। कानपुर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ पर कौशल विकास का जब कानपुर में 2014 से या 2020 आ गया, 6 साल में कौशल विकास का सेंटर सरकार नहीं बना पाई। तो कौशल विकास का जब सेंटर ही नहीं बना पाए ये लोग, तो कौशल विकास करेंगे कहां से युवाओं को रोजगार देंगे, कहां? मतलब आप समझिए एक छलावा हो रहा है हिंदुस्तान में। युवा आज अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है। अंतोगत्वा हिंदुस्तान के युवाओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार सप्ताह के रूप में मनाया। सब लोग थाली लेकर के निकले। उस पे सरकार को तो आप जानते हैं सरकार की नियति में कि उसने वहां के सीओ को हटा दिया, वहां के कप्तान को हटा दिया, वहां के एसपी को हटा दिया, वहां के डीएम को हटा दिया। कैसे इतना बेरोजगार निकल आया? इनको घर के अंदर कैद रहने दो। ये कैसे सड़कों पे निकल आए? ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन में थाली बजा रहे हैं? किरण जी, सारी चीजें दिन पे दिन हिंदुस्तान में आज जो स्थितियां हैं बिगड़ती चली जा रही हैं। युवा अपने आप को बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा महसूस कर। किरण जी, वरुण जी से भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने आरोप तो लगा ही दिया है। देखिए चीज ये है कि रचित जी ने जैसे अपनी बातें बोली तो ये भारतीय जनता पार्टी की क्लास से पढ़ करके तो आए हैं, मगर इन्होंने सरकारी आंकड़ों को झुठला दिया। समस्या यहाँ पर आ गई, जो सरकारी आंकड़े हम नहीं बोल रहे हैं, एनएसओ बोल रहा है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी दर देश की आजादी के बाद आज सबसे ऊपर है। सांख्यिकी विभाग के 2 अर्थशास्त्रियों ने जब उन आंकड़ों को प्रस्तुत किया तो जब उसको लोकसभा में उसको उड़ा दिया गया कि ये आंकड़े नहीं है और ये आंकड़े गलत हैं, अपने ही विभाग के आंकड़ों को जब गलत उन्होंने बोला तो उन दोनों अर्थशास्त्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बात समझिए कि यहाँ पर तो टोटल तानाशाही चल रही है। जिस तरीके से अभी आपने बोला कि हम समाजवादियों ने क्या किया, तो रचित जी अपने हाथों की उंगलियों के पोरों को गिनना चालू कर दीजिए कि हमने क्या क्या किया। हम समाजवादी व्यापार में भी अगर बात कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल की सरकार में यमुना एक्सप्रेस वे दिया, 70 लाख लैपटॉप बांटे। सुनिएगा, सुनते हम आपके बीच में नहीं बोले, हम आपके बीच में बोले नहीं बोले, अब आप हमारी पूरी बात सुनिए। 70 लाख लैपटॉप बांटे, कन्या विद्या धन दिया, अगर बेरोजगारी नहीं दे पा रहे थे तो बेरोजगारी भत्ता दिया, 12 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया। उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे दिया और लखनऊ में आईटी हब बनाया, लखनऊ में इंटरनेशनल लेवल का
वो बनाए। तो होता क्या है कि आप जब इसको देखेंगे कि रोजगार कहां से आ रहा है, आज आपके मंत्री ने खड़े होकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर के कहा कि रियल एस्टेट इस समय धड़ाम है। ये मैंने नहीं बोला, ये आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने बोला कि रियल एस्टेट इस समय धड़ाम है। आप रियल एस्टेट का मतलब जानते हैं? एक रियल एस्टेट, एक बिल्डर अपने साथ कम से कम 300 से ज्यादा उद्योगों को ताकत देने का, उनको व्यापार देने का काम करता है। आपके मंत्री ने खड़े होकर एक लाइन में बोल दिया, अरे एक रियल एस्टेट नहीं, उसके साथ 300 व्यापार खत्म हो चुके। आज आपके यहाँ 62 लाख कंपनियां आपकी 6 लाख कंपनियां आपकी निर्मला सीतारमण ने बोला कि हमने बंद कर दी हैं। 6 लाख कंपनियां आपने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि उनके ITR नहीं आ रहे थे, उनकी बैलेंस शीटें नहीं आ रही थी। आज देश की आर्थिक मंदी को आप यहीं से देख लीजिए कि जब कंपनियां अपने बैलेंस शीट नहीं प्रस्तुत कर पा रही हैं, अपने वो नहीं, आज आपने BSNL बंद कर दिया, आज आपके यहाँ जेट एयरवेज, आप एयरवेजन में चले जाइए। पहले क्या होता था अनुराग जी, कि असल में होता यह था कि हिंदुस्तान में जब उदारीकरण का, मैं वही से अपनी बात चालू करता हूं, एक मोबाइल सेक्टर को आप उठा करके देख लीजिए। मोबाइल सेक्टर में कम से कम 20 कंपनियां थी जो दौड़ती थी, कहीं आइडिया थी, कहीं कोई थी, मतलब 20 तरह की कंपनियां थी जो मोबाइल सेक्टर में अपने सिम कार्ड दे रही थी, उसमें लगी हुई थी। इन्होंने उस सारी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। उस सारी प्रतिस्पर्धा को आप बात समझिए कि हम सारी छोटी कंपनियों को खत्म कर रहे हैं और सबको मर्जर कराए दे रहे हैं और जियो को हम उठाए दे रहे हैं। जियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? आपने कभी आज तक देश के इतिहास में, किसी के विश्व के इतिहास में सुना कि एक देश का प्रधानमंत्री एक प्राइवेट कंपनी का, जिसका समतुल्य BSNL है आपका, आप BSNL को बंद करने के लिए आप जियो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए? आप सोचिए कि जिस देश में हो क्या रहा है। नहीं, लेकिन वरुण जी बाकी जो कंपनियां थी, सैमसंग की अगर बात करें, बाकी जितनी भी कंपनियां थी, उन्होंने तो पूरा सोच लिया ना कि जब कोरोना का काल ये आया उसके बाद उन्होंने सोच लिया ना कि चीन से हटके हमें इंडिया में सेटअप करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेटअप यहाँ पे आएगा, क्या वो एम्प्लॉयज के लिए अच्छा नहीं आएगा? ना, आपने शब्द बोला आएगा। यहाँ पर इन्होंने अपनी एक मेला लगाया पूरे हिंदुस्तान के, मैं आपको अनुराग जी बता रहा हूँ, पूरे तो अभी लोनिंग की सुविधा वरुण जी लोनिंग की सुविधा जो दी, छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, 10,000 रुपए का लोन उनको दिया गया ताकि वो अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके। देखिए तो कहीं ना कहीं एक चीज तो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थित वाली बात है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थित वाली बात है। कोरोना काल में आपने एक योजना के तहत, जैसे आज हिंदुस्तान में एक सेक्टर, अभी कुछ साल पहले तक बहुत से युवाओं को, हम लोग छात्र संघ की राजनीति से निकल करके आए। मैं DAV कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री रहा हूं। मैं युवाओं के बीच में रह करके मैंने युवाओं की समस्याओं को देखा है, समझा है कि आज से कुछ साल 2014 के पहले तक ये होता था कि युवाओं को बैंकों में नौकरियां मिल रही थी, बैंकिंग सेक्टर एकदम से बड़े बूम पे आ गया था। अचानक इतना बड़ा NPA आपने दे दिया, बैंकों के सामने खड़ा हो गया। आज आपने क्या किया? उन सबका मर्जर, आपने बात को समझिए, उन सबका मर्जर आपने एक साथ आपने करना चालू किया। आज बैंकिंग सेक्टर में बंद हो गया। एयरलाइन पे आप देख लीजिए, सारी एयरलाइन BSNL आपकी बंद हो गई। सरकार ने अपनी 26 उपक्रमों को 100% बेच दिया। तो हो क्या रहा है? कि जिस तरीके से हम समाजवादियों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में होता रोजगार असंगठित, 2 तरह से आता है, एक संगठित क्षेत्र से आता है, एक असंगठित क्षेत्र से आता है। संगठित क्षेत्र का रोजगार जो होता है वो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। संगठित क्षेत्र का रोजगार जो होता है वो किसान है, मजदूर है, छोटा मध्यम मझोला दुकानदार है। नहीं तो इन्वेस्टर एक्सपो भी तो किया गया यूपी में। अच्छा, कल भी यूपी के मुख्यमंत्री मुंबई से इन्वेस्टर्स को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये जो चीजें चल रही इसकी वजह से आप भी देख रहे होंगे कि जो महाराष्ट्र के CM है, इन्वेस्टर समिट जो करी गई उसमें एक भी गज जमीन किसी ने आकर के उत्तर प्रदेश में खरीदी? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर वो आतंक का माहौल है कि आज भी उत्तर प्रदेश में, हमारे इस जिले के कानपुर के औद्योगिक मंत्री रहे, उन्होंने जाकर के इन्वेस्टर समिट करी, अपनी पीठ खुद ही अपने आप से थपथपा दी। और उन्होंने इन्वेस्टर समिट में एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी उपक्रम लगा करके, किसी भी एक पूंजीपति ने आकर के, किसी भी एक उद्योगपति ने आकर के आपके उस उत्तर प्रदेश की जमीन में एक गज जमीन खरीद करके अपनी फैक्ट्री लगाने का काम। ये 1 मिनट अगर संस्कारों पे आएंगे, 1 मिनट मैं आपको रचित जी बता दूं, आपकी पार्टी का संस्कार, 1 मिनट, आप लोग संस्कारित पार्टी से आते हैं कि आपके यहाँ सांसद अपने विधायक को चप्पलों से भरी सभा में मारता है अधिकारियों के सामने। ठीक है, आपके यहाँ आपका विधायक
सरकार उसको दोषी देती है, न्यायालय आपके वरुण मुख्यमंत्री जी, उसको एक मिनट, नहीं, इन्होंने जो नहीं, बात कही, नहीं, वरुण जी, इनके नहीं, कुलदीप नहीं, सेंगर नहीं, विधायक बलात्कार में जेल जाते हैं, नहीं, वरुण जी, गृह राज्य मंत्री, सबने वीडियो पूरे हिंदुस्तान में सबने देखा। तो आप जितने चरित्रवान हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका चरित्र तो मीडिया दिखा चुकी है। नहीं वरुण जी, देखिए मुद्दे से नहीं भटकना है, क्योंकि देखिए असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है मुद्दे से भटकना, क्योंकि असली बात पे आज आपने कौशल विकास किया कि हमारे एमएसई के मंत्री ने दे दिया, उन्होंने लाखों लोगों को दे दिया। अरे कानपुर में आप कौशल विकास का केंद्र नहीं बना पाए, कानपुर जैसे मैनचेस्टर, कानपुर जैसे इतने बड़े महानगर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप कौशल विकास का केंद्र नहीं बना पाए। आप कहने आपने कौशल विकास में आपने सबको प्रशिक्षण दे दिया। आप रचित जी मुझको बताइए, कानपुर में कौशल विकास केंद्र कहाँ बन रहा है आपका? जी ने सदन के अंदर भाई मोदी जी कोई भगवान नहीं है, पहले तो आप इसमें आइए। मोदी जी जो आप बात किसमें करने आए हो? एक मिनट अनुराग जी, मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर की बात करता हूँ। कानपुर की बड़ी इंडस्ट्री किस सरकार ने बंद करने का कानपुर की आप बात करिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन ले अनुराग जी, अब 2 मिनट कानपुर में आ जाइए। कानपुर से सारा ट्रेंडी उद्योग खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया, स्वीकार करते हैं। कानपुर में दादानगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, आज लगभग वहाँ 70% फैक्ट्रियां बंद होने कगार पे आ गई, चमड़ा उद्योग परेशान, चमड़ा उद्योग खत्म हो गया कानपुर में। उसके बाद आ जाइए रनिया में आज सरकारी आंकड़े इनके बोल रहे हैं कि लगभग रनिया औद्योगिक विकास क्षेत्र पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति पर है। वहां पर कुछ जो इकाइयां चल रही हैं वो भी अब दिवालिया घोषित होने की स्थिति पे आ गई। कानपुर में बहुत बड़ी सरियों की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, 18-20 सरियों फैक्ट्रियां हुआ करती थी, मात्र एक बची है। ये सन 2014 के बाद से अब तक की उपलब्धि है। रचित जी देखिए, मोदी योगी चिल्लाने से रोजगार नहीं आने वाला है। आप उतनी देर से मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, अरे कहने से अगर हिंदुस्तान में अगर कुछ हो रहा होता तो हम कह देते स्वर्ग यहीं पर आ जाए। कहने से कुछ नहीं हो रहा है, करने से होता है, और करने में आपकी सरकार पूरी तरीके विफल रही। आज जिस तरीके, एक मिनट पूरी बात सुन लें, आज जिस तरीके से आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि जो एक रोजगार, हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, आज व्यक्ति के सामने संघर्ष है अपने रोजगार को बचाने की। रोजगार तो नया डेवलपमेंट प्रधानमंत्री बोल करके आया 2014 में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं। अनुराग जी आप बताएं, 2 करोड़ कहीं रोजगार, अरे 2 लाख कहीं रोजगार मिल रहा है। आपने अपने मुंह से स्वीकार किया कि 3.5 साल में हमारे योगी जी ने 4.5 लाख सरकारी विभाग, अरे भाई मेरी पूरी बात मैं हम आपको बता रहे हैं, अरे भाई हम आगे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आपसे आपकी बात को तो बोल रहे हैं कि 4.5 जानकारी कर रहे हैं कि 12 लाख सिर्फ सहायक मित्रों को माननीय अखिलेश जी ने, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक की नियुक्ति दी थी, पुलिस में भर्तियां करी थी। ठीक है, अब उस पे आप लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, मेरी बात सुनिएगा पूरी। आज हमारी उच्चतम नहीं, आप आज हिंदुस्तान में, एक मिनट, जैसे आपने कहा कि रोजगार के लिए मुद्दे पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए जैसे हिंदुस्तान में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी तरीके से एक रोजगार को खुलने के मौके भी लोगों को मिल रहे थे, मगर यहाँ पे उसका अनुपात जीडीपी का और बेरोजगारी दर का अनुपात लगभग डिफरेंसेस में चलता था। आज क्या हो गई, आज बिल्कुल एक चीज आसमान पे छू रही है, एक चीज नीचे धरातल पे चली गई। -23% इनकी जीडीपी हो गई। ठीक, जो हम लोग 9% की जीडीपी की उपेक्षा कर रहे थे इस कोरोना काल के पहले, जिसको ये बता रहे थे, वो लगभग 5% पे आने की स्थिति में खड़ी हो गई थी। और आज की डेट में जो हमारा बेरोजगारी दर का रेशियो है वो लगभग 8% पे है। आज उत्तर आपने बताया कि हमने कौशल विकास में दे दिया। अरे भाई, जब कौशल विकास का केंद्र ही नहीं बना पाए आप, तो आप उद्योग सुन ले पूरी बात सुने। होता क्या है कि आपने कहीं पे 100 बच्चों को चल रहा है, कहीं 50, जहाँ पे आपने लाखों, कानपुर 100-200 कोई गांव नहीं है कानपुर। रचित जी आपको नाले बता दें, 45 लाख 50 लाख की जनसंख्या, 45 लाख 50 लाख की जनसंख्या के शहर में आप निवास करते हो। 50 लाख 45 लाख की जनसंख्या में अगर आप कानपुर महानगर की बात करते हो, रचित जी, तो है क्या कि सरकार पूरी तरीके अपने पूरे इरादों से, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज जो अर्थशास्त्री, चाहे वो आरबीआई में आए, रघुराम राजन, उसके बाद 2 पटेल, सब इस्तीफा दे करके भागे हैं, जो आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कि आरबीआई का गवर्नर ने इस्तीफा दे करके वहां से पद छोड़ा, क्योंकि इनकी नीतियों से कोई भी अर्थशास्त्री
उसमें अपनी सहमति नहीं दे रहा था। मगर आपको क्या, आपको अपनी पीठ अपने हाथ थपथपानी, आपने अपने हाथ अपनी पीठ थपथपाई कि नहीं साहब हम नोटबंदी भी लेके आएंगे, नहीं साहब हम ढोल नगाड़े एक सवाल आपने हिंदुस्तान को आज बिल्कुल नीचे की कगार में लाके खड़ा कर दिया, और उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार आज अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं बैठी है, न प्रदेश की सरकार तैयार बैठी है। आज हिंदुस्तान का उद्योगपति बाहर की तरफ मुख देख रहा है, बल्कि बाहर का उद्योगपति आने की बजाय किरण जी, बाहर का उद्योगपति आज की डेट में उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए पूरी तरह से मन बना चुका है जी। उसने इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से उत्साह दिखाया, कंपनी का नाम बताइए, उद्योगपतियों ने एक कंपनी का नाम बताइए, कई जमीन नाम बताइए, रचित जी, वरुण जी, किरण जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से रचित जी यहाँ पर एक तरह से मैनिफेस्टो की एक बात कर रहे हैं लगातार, जैसे चुनावी रण के बीच में बात होती है, आपको भी याद होगा और आप सबको भी रचित जी याद होगा 2013 में जब इलेक्शन का टाइम था, आगरा में एक रैली के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम देश के युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, देश के युवाओं की तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। उस समय क्योंकि उनको ये पता था कि एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा 35 साल की एज का है, यानी 35 साल की उम्र से भी कम है युवाओं का, तो कहीं ना कहीं उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, शायद वो उनकी बातों में आ सकते हैं। लेकिन आज 6 साल के बाद पहली बार 45 साल में पहली बार देश की जो बेरोजगारी दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। ये बात आपको रचित जी माननी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं किरण जी आप भी ये मानते होंगे। ये कहेंगे ना मोदी जी ने कह दिया कि हम कम करेंगे, ये एक नाम दो नाम जानते हैं, एक ये मोदी जी जानते हैं, एक ये योगी जी जानते हैं, इसका उदाहरण उन्होंने कह दिया 2017 के चुनाव में दे चुके हैं। नहीं वो तो देखिए, आप ये सोच रहा है कि कम से कम मोदी जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। ध्रुवीकरण के आधार पर तो युवाओं के बारे में युवाओं को ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता पाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। दोनों चीजों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता को पाना और देश को चलाना, नहीं वरुण जी, जमीन आसमान का अंतर है। आप पहाड़ी में दो चीजें सीख के आए हो। वरुण जी, टेनरी वाली बात जो हम लोगों ने की थी, कानपुर की टेनरी की आप भी बात कर रहे थे, उस पर अजीत जी कुछ बोलना। कानपुर की टेनरी को उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बंद करने का काम नहीं किया है। आप टेनरी चला रहे हैं, उससे प्रदूषित जो जल निकल रहा है, उससे जो प्रदूषण निकल रहा है, क्या आप उसका ट्रीटमेंट लगा के उस टेनरी को चलाइए? क्या ये हो सकता है आप टेनरी चलाएं, उससे निकलने वाला प्रदूषित जल गंगा में जाए, वहां पे प्रदूषण बढ़े, हमारी माँ गंगा अपवित्र हो? क्या ये आप मानते हैं? क्या ये सही होगा? नहीं तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट किस लिए आया? आप पूछिए यही क्वेश्चन पूछिए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्यों? नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो आया रचित जी, बहाया गया, वो आया, वो करोड़ों रुपया बहाया गया, अरबों रुपया बहाया गया, तो क्या ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया जा सकता था? किसकी व्यवस्था थी? जो निजी कंपनियां हैं उसका ट्रीटमेंट प्लांट तो वो स्वयं लगाएंगे ना, उसका ट्रीटमेंट प्लांट जो निजी कंपनियां हैं वो स्वयं लगाएंगे। आप देखिए, आजाद भारत में सबसे बड़ा नाला सीतामऊ के नाले को ट्रीटमेंट प्लांट के तो सरकारी कंपनियां बची कहां? काम शुरू हुआ, अभी भी बह रहा है वो। परसों कानपुर के अखबारों ने उसको खुद बताइए, हमने उस कार को आगे बढ़ाने का काम किया। दीपावली में जो समय रचित जी, जो समय आपकी नॉलेज के लिए बता दें, योगी सरकार आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जिस दिन आपके प्रधानमंत्री जो दीपावली में राजशाही ढंग से राजाओं की तरह वहां पर अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे, हिंदुस्तान का प्रधान सेवक हिंदुस्तान की जनता का काम करने आया है। और जिस तरीके से जी। उस दिन अखबारों ने, कानपुर के अखबारों ने दिखाया, कानपुर में 17 नाले जाकर के गंगा जी में मिल रहे हैं, आपके नमामि गंगे की योजना का खुला सच अखबारों ने दिखाया। आपने भी अखबार पढ़ा होगा, 2 दिन में आप भूल गए? देख करके सच झूठ बोल रहा हूँ सामने। आप बताइए, एशिया का सबसे बड़ा नाला हमारे बिल्कुल मगर आज भी वो बह रहा है, आज भी वो बह रहा है। उसकी फोटो है, पुरानी कांग्रेस सरकार ने क्या ध्यान दिया? नहीं, समाजवादी पार्टी ने उसका ध्यान दिया? अरे सुनिए, नमामि गंगे योजना आपकी नहीं देखिए है ही नहीं। मैं 40 बता रहा हूँ, 40 योगी सरकार जी के द्वारा किए गए काम, 17 नाले गंगा जी में गिन रहे हैं, और वहाँ पे नमामि गंगे पे आपके योगी कह रहे हैं कि जल आचमन लायक हो गया।
चलिए योगी चलिए जी झूठ चलिए बोल रहे हैं, चलिए भगवा चलिए बटन पहन करके। योगी वरुण जी, रचित जी, वरुण जी, रचित जी, रचित जी, वरुण जी, को पवित्र करने आप का क्या क्या कार्य झूठापन भी पर देखा। हमारी सरकार आपका निरंतर झूठापन भी देखा रात दिन लोगों कार्य ने। कर रही है, रात दिन योजना रचित जी, रचित जी, वरुण जी, पीते जो काम रचित हुई जी, वो हमारी सरकार वरुण की जी। योजनाओं के। निश्चित रूप से आज- अगर आप लोग राजनीति आज- छोड़कर नमामि गंगे और इस हमारी योजनाओं के हम मैं ये नहीं नमामि कहता कि आप गंगे मोदी की जी आप की रचित बात जी, करें, मजाक आप कभी होती नहीं रचित करें, जी, लेकिन हमारी अच्छी योजनाओं के नमामि अगर आप बिल्कुल, गंगे बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, मजाक रचित जी, सिर्फ कागजों पर है। वरुण जी, रचित जी, वरुण जी, पर नहीं है, रचित काम जी, धरातल पर है। आप 17 देखिए नाले जाके तभी गिर गंगा रहे हैं। बैराज पर, रचित जी, देखिए 17 नाले जाके आप तभी गिर अगर रहे घाट को वरुण जी, देखिए सरकार जब तक ये बेरोजगारी तो हिंदुस्तान में देश की आजादी के बाद से थी, धीरे धीरे उसका रेशियो जो 2% से बढ़ करके आज 8% पे आ गया, 4 गुना बेरोजगारी दर बढ़ गई। उसके रेशियो को सरकार को अपनी गलती को केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा कि नोटबंदी और जीएसटी इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती थी। और ये जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे बेरोजगारी दर इसी तरीके बढ़ती रहेगी और हमारी जो ग्रोथ है वो दिन पे दिन घटती चली जाएगी। जब तक ये अपनी गलती नहीं मानेंगे तभी ये हिंदुस्तान की बिल्कुल। इस रचित बेरोजगारी जी, दर को जल्दी दूर से। कर पाएंगे।